नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। आम बजट से आम लोगों को ढेर सारी उम्मीदें। अधिकतर टैक्स सीमा को बढ़ाने की लगाए बैठे हैं आस। वहीं लोगों को फिर से उम्मीद, इस बार के बजट में मिलेगा रेल विस्तार। वेतन न मिलने से खफा पंचायत जल रक्षक उतरे सड़कों पर। सरकार और आईपीएच विभाग के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। सरकार से पंचायत जल रक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने की उठाई मांग। कुष्ठ रोग निवारण दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। नारों के माध्यम से लोगों को किया गया कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक। और डीएवी स्कूल सुंदरनगर में किया गया 2 दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का शुभारंभ। 75 से 80 साल पुरानी टिकटें भी की गई प्रदर्शित। 1 फरवरी को भारत सरकार का वर्ष 2017-18 का वार्षिक बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में सरकार के इस आम बजट से आम लोगों को ढेर सारी उम्मीदें लगी हैं। हमने बजट को लेकर विभिन्न वर्गों के साथ बात की और उनकी राय जानने का प्रयास किया कि आखिर वह भारत सरकार के बजट से किस प्रकार की उम्मीदें रखते हैं। विभिन्न वर्गों के लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था नोटबंदी का, तो उससे बजट पे काफ़ी असर पड़ने की उम्मीद है। एज अ बिजनेसमैन मैं काफ़ी उम्मीदें कर रहा हूँ कि जैसे जो कि हमारा स्लैब है, जो इनकम टैक्स का स्लैब है, उसमें कमी आए, और जो बैंकों की जो दरें हैं, विकास जो बैंकों के परसेंटेज है वो भी कम होनी चाहिए, जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है। तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि जो भी अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जिस तरह से नोटबंदी हुआ है, नोटबंदी से जो व्यापारी वर्ग है या आम लोग भी हैं, उससे बहुत काफ़ी उनको नुकसान भी हुआ है और मंदी का दौर भी बहुत बिजनेस में चला है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार केंद्रीय मंत्री जो हैं, जो आयकर की जो सीमा है उसको कम से कम 4 लाख रुपए करेंगे, क्योंकि अब 4 लाख रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। आम आदमी भी 4 लाख तक जो है इसमें आसानी से पहुंच जाता है। तो अगर 4 लाख रुपए जो है इसकी कर सीमा होती है तो एक बहुत बड़ा ये कदम होगा। और जहाँ तक जीएसटी की बात है, उसका भी बेसब्री से इंतज़ार है कि ये जो इंस्पेक्टरी राज है, अगर जीएसटी से ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है तो एक बहुत बड़ी राहत होगी, और एक ही स्तर पे जो है सारा कर जो है इकट्ठा होके, और उससे जो है सरकार का जो जितना भी है खर्चा चलेगा, और जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत सारे जो काम काज है, जो उसको अतिरिक्त काम करना पड़ता है, बहुत सारे कागजी कार्रवाई करना पड़ती है, उससे भी छुटकारा मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सीधी सी बात है, एम्प्लॉयज़ के लिए तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ बजट में होती है वो होती है इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो बीइंग एम्प्लॉय मैं भी चाहूँगा और हर एम्प्लॉय भी चाहेगा कि जो हमारी रिबेट है वो 2.5 लाख से कम 4 लाख की जाए, और जो टैक्स स्लैब है वो भी चेंज किए जाए। मुझे सेंट्रल सरकार से पूरी उम्मीद है एज ए गृहिणी कि इस बार का बजट नोटबंदी के बाद जो भी पेश होगा वो आम, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक अच्छा बजट आने वाला है, जिसमें पूरा ध्यान रखा गया होगा कि गृहिणियाँ अपने घर को कैसे चलाती हैं और किन किन खर्चों पर उनको अब की बार बचत होने की पूरी उम्मीद है कि वो अपने सपने अपने कम इनकम में भी पूरा कर पाएंगी। ऐसा मुझे पूरा लगता है, क्योंकि अब सरकार ने नोटबंदी के बाद जैसे नोटबंदी का फैसला लिया था, वैसे ही इस बजट पर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बजट जो है आम और सब आदमियों के लिए ये एक अच्छा बजट आएगा सरकार की तरफ से। एक गृहिणी के नाते जो है नए साल के बजट पर जो है आज सरकार ने बहुत सी नई स्कीमें चलाई है। हम लोगों ने भी अपेक्षा रखी है सरकार से कि महिला के लिए अच्छी से अच्छी रिबेट कई चीज़ों पे दी जाए, जैसे कि टैक्स के ऊपर है, और आने जाने पर महिलाओं के लिए कई स्कीमें चला रखी है उसके लिए, और गरीब आदमियों के लिए जो सरकार अब नए बजट बना रही है जिसमें लोगों के मकानों का दिया हुआ है कि मकानों में रिबेट मिली जाएगी, और जो है उसमें टैक्स भी उस पर कम लगेगा।
तो हम तो ये चाहते हैं रोज़मर्रा जो हमारी वस्तु हैं उसके ऊपर जो है सरकार कम से कम टैक्स लगाए और लोगों को सस्ती चीज़ें जो है मिलें, जिससे कि हमारा भारतवर्ष मजबूत हो और लोग जो है खुशहाली से जिए। बहुत सी उम्मीदें हमने रखी। रिटायरी होने की एक बहुत इच्छा रहती है कि रिटायरी होने के कारण कि वो सरकार जो है रिटायरियों के फ़ायदे में कोई स्कीम बनाए, जैसे हमारे ज़्यादातर ये टैक्स की रेट होती है उसमें टैक्स की रेट को बढ़ाएं, और सुख सुविधाएं जैसे हमारे LTC का है डिमांड गवर्नमेंट से की हुई है उसको दें वो। बाकी कई इनके लिए जो और सुविधाएं हैं जैसे ट्रैवल कंसेशंस हैं उनको देने की हम इच्छा रखते हैं। बाकी आम बजट में तो लोगों के लिए भी यही उम्मीदें होती हैं कि भाई उनको भी टैक्स में रिलैक्सेशन मिले, सुविधाएं मिलें ज़्यादा से ज़्यादा, और फ्री की सुविधाएं ढूंढते हैं लोग ज़्यादातर। तो जैसे एजुकेशन के लिए फ्री है, बच्चों को एजुकेशन फ्री हो जाए, ये सबसे ज़्यादा उम्मीद है। जो गरीब हैं, गरीब तबके हैं, उनको जो है वो उसमें हाउस वगैरह में रिबेट मिले, हाउस रेंट में रिबेट मिले, यही है। नहीं, हम चाहेंगे सरकार से जो युवा के लिए जो है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाले, और जिस सेक्टर में गवर्नमेंट जो है जॉब्स क्रिएट कर सकती है तो करे। अब और जो युवा है उनके लिए कुछ अगर कुछ वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उस फील्ड में उनको कुछ सब्सिडी दी जाए ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। आज के कुछ ऐसे युवा हैं वो चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस करें। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उसमें भी जो युवा हैं आज के जिन्होंने काफ़ी पैसा जो अपनी जो बड़ी बड़ी डिग्रियों में खर्च किया है उनका पैसा उनसे इन्वेस्ट हो और जनरेट हो। जो नया बजट है उसमें बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, और जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, और रोजगार मिलेगा तभी उनको पैसे आएंगे तो भी उनके खर्चे वर्चे चलेंगे घर के। और जो आरक्षण है युवाओं पर लगा हुआ है वो भी ख़त्म होना चाहिए। सबको एक समान देखना चाहिए सबको, सरकार को। पहले तो सबसे पहले इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं 5 स्टेटों के। इस पर भारतीय संविधान के अनुसार और एक नेचर ऑफ लॉ के अनुसार बजट पेश करना जो है 1 तारीख को बिल्कुल गलत है, क्योंकि 4 तारीख से वोट पड़ेंगे और उसमें इसका जो है वो प्रभाव पड़ेगा। और भाजपा यही चाहती है कि बजट के द्वारा हम पर इन वोटों को जो है प्रभावित करें, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और बजट जो है वो जब समय होता है उस समय ही आना चाहिए। उस समय आगे पीछे करने का जो पहले भी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के टाइम पर भाजपा ने इलेक्शन थे, उस समय चुनाव थे, तो भाजपा के बोलने पर कांग्रेस पार्टी ने जो है वो चुनाव को आगे कर दिया था, बजट को आगे कर दिया था। परंतु अब भी हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि अपने विवेक से और भारतीय संविधान के अनुसार इसको जो है वो 28 फरवरी को ही पेश किया जाए, जबकि वोट जो है पूरे हो चुके होंगे, और यही सबसे अच्छा तरीका है। एक बार फिर से बजट और एक बार फिर से प्रदेश के लोगों को आस कि शायद इस बार तो रेल विस्तार के लिए प्रदेश को बजट मिलेगा। इससे बड़ी हैरानी और कोई नहीं हो सकती कि प्रदेश में अंग्रेजों ने जहां रेल विस्तार छोड़ा था आज भी वह वहीं पर ही है। हर बार की तरह इस बार भी बजट से तो है बस आस। हर साल भारत सरकार रेल बजट पेश करती है और इस रेल बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोगों को, और हर बार उनकी उम्मीदों पर पानी ही फिरता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि अंग्रेजी हुकूमत में प्रदेश में रेल नेटवर्क का जो जाल बिछा था आज दिन तक उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। मंडी जिला का जोगिंद्रनगर वो इलाका है जहां तक अंग्रेजों ने रेल लाइन को बिछाया था। यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए रेल लाइन बिछाई गई थी, लेकिन आजादी के बाद देश को चलाने वाले हुक्मरानों ने इसके विस्तार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ वर्षों से हर बार रेल नेटवर्क के विस्तार के नाम पर सिर्फ सर्वे करवाने की बात कही जाती है और सर्वे के लिए ही बजट का प्रावधान भी किया जा रहा है, जबकि इससे आगे धरातल पर रेल नेटवर्क के विस्तार का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। बिलासपुर भानुपल्ली मंडी लेह रेल मार्ग का निर्माण होना है और इसके लिए निर्माण की बातें बीते कई वर्षों से सिर्फ सुनने को ही मिल रही है, जबकि दूसरी तरफ पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाइन को नैरोगेज से ब्रॉडगेज करके इसे मंडी तक पहुंचाया जाना था और ये बातें सिर्फ सुनने को ही मिल रही है, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है।
किसान बचाओ अभियान के संयोजक देशा शर्मा की माने तो सिर्फ सर्वे के नाम पर प्रदेश के लोगों को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, जबकि इससे आगे बात ही नहीं बढ़ पा रही है। यही कारण है कि प्रदेश के लोगों में रेल विस्तार न होने के कारण भारी रोष है। जिस तरह से आज़ादी से पहले हिमाचल प्रदेश में रेलवे का एक अच्छा नेटवर्क खड़ा किया गया था, लेकिन आज़ादी के आज हिमाचल आज़ादी के 70 वर्षों बाद और हिमाचल बनने के 50 साल बाद सिर्फ 44 किलोमीटर रेल का विस्तार हिमाचल प्रदेश में हो पाया। और हर बार जो है वो सर्वे पर आकर के रेल रुक जाती है, जबकि अभी तक आप चाइना को देखें तो चाइना ने तिब्बत से होते हुए लेह तक रेल का नेटवर्क विस्तार कर दिया, और उधर देखें तो दार्जिलिंग तक रेल का विस्तार कर दिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो 44 किलोमीटर का ही विस्तार कर पाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लूट तो खूब हुई लेकिन हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। तो आशा है कि इस बजट में भाजपा और कांग्रेस जैसी जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो हिमाचल के अधिकारों को लेकर के संजीदा होंगी। याद रहे कि लेह तक रेल लाइन पहुंचना देश के लिए सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक सुरक्षित रास्ता है जो सीमा तक पहुंचाता है और सेना को इसके माध्यम से मदद पहुंचाई जाती है। दूसरी तरफ चीन की बात करें तो लेह से सटे इलाकों में चीन ने अपने रेल नेटवर्क का विस्तार कर दिया है, जबकि भारत इस मामले में अभी तक बहुत ज्यादा पीछे है। सुरक्षा के बाद अगर पर्यटन की बात करें तो उस लिहाज से भी रेल नेटवर्क काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुल्लू मनाली पर्यटन स्थल आज दिन तक रेल नेटवर्क के साथ नहीं जुड़ सके हैं, जो अपने आप में हैरानी पैदा करने वाली बात है। युवा नागरिक योगेश ठाकुर को हर बार की तरह इस बार भी भारत सरकार से उम्मीद है कि रेल बजट में प्रदेश को कोई न कोई बड़ी सौगात जरूर दी जाएगी। और दूसरी, सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारी रेल लाइन बहुत जरूरी है। अगर हमारे सिपाहियों को, भारतीय सेना को अगर कभी किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे नज़दीक और एक सक्सेस का जो एक रास्ता है ये यहीं से हिमाचल से होकर लेह तक जाएगा। तो मुझे लगता है कि हिमाचल को इस बार केंद्र की तरफ से रेलवे को लेके एक विशेष पैकेज मिलने वाला है, और रेलवे एक पहल रहेगी हिमाचल के लोगों के लिए। और केंद्र सरकार अगर इस काम को कर देती है तो सुरक्षा की दृष्टि से और इस भारत को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी चीज रहेगी। अब एक बार फिर से टकटकी 1 फरवरी पर रहेगी, जिस दिन आम बजट के साथ साथ रेल बजट भी पेश किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के रेल बजट में प्रदेश के लिए क्या खास हो पाता है। रेल पहाड़ चढ़ना शुरू कर पाती है या फिर सर्वे तक ही बात सिमट कर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की हवाई सेवाओं को बजट से उड़ान की उम्मीद है। ये बात अलग है कि बजट इस उड़ान को संभव कर पाता है या नहीं, लेकिन प्रदेश के लोग आस लगाए बैठे हैं कि बजट से प्रदेश की हवाई सेवाओं के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। मंडी जिला की बात करें तो यहाँ पर एक हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने अपना अपार खजाना दिया है, लेकिन इस पर्यटन को निहारने के लिए पर्यटकों को सर्पीली सड़कों पर जोखिम भरा सफर तय करके यहाँ पहुँचना पड़ता है। प्रदेश में शिमला, गग्गल और भुंतर में 3 हवाई अड्डे हैं, लेकिन इनमें से कहीं पर भी नियमित उड़ानें नहीं है। इन हवाई अड्डों के लिए कभी कभार हवाई सेवाएं चलती है, जिसका लोगों को न के बराबर ही लाभ मिलता है।
युवा नागरिक पुरुषोत्तम शर्मा की माने तो भारत सरकार ने उड़ान कार्यक्रम के तहत एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे तक नियमित हवाई सेवाएं शुरू करने की बात कही है और यह सेवा किसी भी नागरिक को मात्र 2500 रुपए में हासिल होगी। लेकिन प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि प्रदेश के लोग अब केंद्र सरकार के आम बजट की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं और उम्मीद है कि इस बार केंद्र सरकार का बजट प्रदेश के हवाई सेवाओं को नई उड़ान का तोहफा जरूर देगा। पूरे प्रदेश में इस समय हवाई सेवाओं की बहुत ज़रूरत है। खासकर जो पर्यटन स्थल हैं हमारे, मनाली है, शिमला है, धर्मशाला है, तीनों जगह पे हालांकि हवाई अड्डे बने हुए हैं लेकिन नियमित उड़ानें नहीं हो पा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमने सुना कि उन्होंने एक उड़ान कार्यक्रम चला रखा है जिसमें जो है जहां एक हवाई अड्डे से दूसरे हवाई अड्डे तक जहां 1 घंटे का सफ़र होता है वहां मात्र 2500 में टिकट मिलेगा। मतलब एक आदमी मात्र 2500 रुपये में वहाँ सफ़र कर सकता है। हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र से भी एक गुजारिश रहेगी कि भाई इस योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश को मिले ताकि यहाँ पर्यटक आसानी से पहुँच सके और पर्यटन व्यवसायियों को और स्थानीय लोगों को भी जो आय अर्जित करते हैं वो उसमें लाभ मिले उनको। मंडी संसदीय क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इस संसदीय क्षेत्र में मात्र एक ही हवाई अड्डा है जो कुल्लू जिला के भुंतर में स्थित है। कुछ वर्ष पहले मंडी जिला की बलघाटी में एक हवाई अड्डे की बात उठी थी, लेकिन धुंध होने के कारण ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। इसके स्थान पर मौजूदा सांसद ने 3 स्थानों का चयन हवाई अड्डे के लिए किया है। वरिष्ठ पत्रकार खेमचंद शास्त्री के अनुसार 2 स्थानों का सर्वेक्षण उड़ान मंत्रालय की टीम कर चुकी है, लेकिन जमीन चयनित हुई है या नहीं इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। अब ऐसे में उम्मीद है कि 2017-18 के वार्षिक बजट में यहां पर प्रस्तावित हवाई अड्डे के निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। इस बार के 2017-18 का जो बजट पेश होगा उससे उम्मीदें हैं कि हिमाचल प्रदेश में हवाई अड्डों के विस्तारीकरण, हवाई सेवाओं को लेकर और नए हवाई अड्डों के सर्वे के लिए जो है जरूर बजट में कुछ न कुछ प्रावधान होगा। क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से सांसद रामस्वरूप शर्मा लगातार मंडी के घोघराधार और नंदगढ़ तथा अब सदियाना में भी हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर सर्वे के लिए जो है वो प्रयास कर रहे हैं और उसका नंदगढ़ में तो एक हवाई सर्वेक्षण हुआ भी था और घोघराधार में भी अभी हुआ है सर्वे, लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या है उसका पता नहीं चला। लेकिन जो बजट आने वाला है उससे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला, भुंतर, गग्गल में जहां हवाई उड़ानें जो हैं वो उसमें जो है वो बढ़ोतरी होगी, वहीं मंडी में हवाई अड्डा और भुंतर में हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर जो है जरूर इस बार बजट में प्रावधान होगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास करने की बातें तो कहती है, लेकिन इसके लिए जो जरूरी सुविधाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही कारण है कि प्रदेश के पर्यटन को इन सुविधाओं के पंख लगना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आईपीएच विभाग द्वारा रखे गए पंचायत जल रक्षक आज खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। मात्र 1500 रुपए मासिक वेतन पर काम कर रहे जल रक्षकों को बीते 6 महीनों से ये वेतन भी नसीब नहीं हो पाया है और न ही राज्य सरकार इनके हक में कोई स्थायी नीति बना सकी। इसी बात से खफा पंचायत जल रक्षक यूनियन के कार्यकर्ता सोमवार को सीटू के बैनर तले सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार तथा आईपीएच विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सोमवार को ग्राम पंचायतों में आईपीएच विभाग द्वारा रखे गए जल रक्षकों ने सीटू के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार और आईपीएच विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सीटू के जिला उपाध्यक्ष परशुराम ने बताया कि जल रक्षकों को मात्र 2 घंटे की ड्यूटी के लिए तैनात किया गया था, लेकिन आज हालात ये हैं कि इनसे सारा दिन काम लिया जा रहा है और बदले में मात्र 1500 रुपए का वेतन ही मिल रहा है। हैरत की बात तो ये है कि यह वेतन भी इन्हें बीते 6 महीनों से नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर इन्होंने धरना प्रदर्शन करने के उपरांत जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स और आईपीएच विभाग के इंजीनियर इन चीफ को अपना मांग पत्र भेजा। ये जो जल रक्षक है पिछले को 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है और इससे ज्यादा समय से भी काम कर रहा है, इसकी जो तनख्वाह है वो आईपीएच विभाग की बजाय पंचायत के थ्रू दी जाती है। ये काम आईपीएच विभाग का करते हैं, परंतु तनख्वाह जो है पंचायत देती है। और वो जो तनख्वाह है उस तनख्वाह से अगर 2 आदमी भी रोटी खाना चाहे 1 महीने में तो 1500 रुपए में आज के दिन में 2 आदमियों की रोटी नसीब नहीं हो सकती। ये एक मजाक है, क्रूर मजाक है आज की जो बेरोजगारी है उसका। हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार की भर्त्सना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं कि ये जो शोषण वो नौजवानों का कर रही है, ये शोषण को बंद करे, इनके लिए एक स्थायी नीति बनाए, इनका जो वेतन है उसको प्रॉपर एक मानदेय की तरह नहीं मगर जो न्यूनतम वेतन एक काम करने का बनता है वो दे, और जिनकी 5 साल की सर्विस हो चुकी है उनको रेगुलर करे, उनको सरकारी कर्मचारी बनाए और सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर जो छुट्टियां मिलती हैं, वेतन मिलता है, वो सारी सुविधाएं उनको दे। तो अब हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं बार बार कि कम से कम हमें मिनिमम बेसिस तो दी जाए, हमें दिहाड़ीदार तो की जाए, अनुबंधित तो किया जाए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ये तो हम तो पब्लिक को तंग करने के लिए नहीं कर रहे हैं। यदि हमें पब्लिक को तंग करना होता या वर्क रूल के तहत काम करना होता तो इसका नुकसान किसको था? हिमाचल गवर्नमेंट को था, बाकी पब्लिक ने तंग होना था। लेकिन हमारी इस तरह से हमारी पब्लिक को तंग करने की भावना नहीं है। लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, जब हम आपके लिए और इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो एक सरकारी वाटर गार्ड जो है वो 20 से 22 हज़ार ले रहा है, तो हम तो मात्र 1500 रुपये ले रहे हैं। तो कम से कम हमारी सेवाओं को देखते हुए जिनको 8 साल हो गए उनको कम से कम डेली बेस कन्वर्ट कीजिए, बाकी जो लोग बचे हैं उनका मानदेय बढ़ाइए। सीटू ने राज्य सरकार से इनके वेतन की अदायगी करने के साथ ही इनके लिए स्थायी नीति बनाने की मांग भी उठाई है। सीटू के जिला उपाध्यक्ष परशुराम का कहना है कि अगर सरकार इनके हक में कोई स्थायी नीति नहीं बनाती है तो फिर आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसमें बजट सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने पर भी विचार किया जा रहा है। इन्होंने सरकार से बजट सत्र में इनके हक में कोई स्थायी नीति बनाने की मांग उठाई है और हमें उम्मीद है कि सरकार बजट सत्र से पहले कोई ना कोई इस पे सकारात्मक कदम उठाएगी। अगर नहीं उठाती है तो एक डेलीगेशन अभी ईएनसी से मिलने जा रहा है, इंजीनियर इन चीफ आईपीएच से। अगर उसमें भी कोई समाधान नहीं होता तो उसके बाद बजट सत्र के दौरान आईपीएच यूनियन पूरे हिमाचल प्रदेश से ये सारे जल रक्षक इकट्ठे होकर के बजट सत्र के दौरान सरकार का घेराव करेंगे और ये जो मांगे हैं इनको मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो मांगे इनकी माने। बता दें कि आईपीएच विभाग पहले पंचायतों को इनके वेतन का भुगतान करता है और फिर पंचायतें जल रक्षकों को वेतन की अदायगी करती है, लेकिन बीते 6 महीनों से एक नए पैसे का भी भुगतान इन्हें नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।